नमस्कार, मैं पीयूष सिंह। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऋतु परिवर्तन और दिन के बढ़ने और घटने पर चर्चा करें। तो इस क्लास की शुरुआत कुछ लाइनों के साथ करते हैं। मंजिलें भी सर झुका देंगी जब हौसलों में जान होगी। मंजिलें भी सर झुका देंगी जब हौसलों में जान होगी। कोशिशें ही इतिहास रचेंगी जब इरादों में उड़ान हो। इन्हीं लाइनों के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करती हैं और ये याद रखिए, अगर आप अपने इरादों में मजबूत होंगे तो ज़रूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हम लोग कुछ टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे, विभिन्न अक्षांशीय व्रतों पर, देशांतरों पर और पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण पर, यानी कि पृथ्वी की गतियों पर। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो ऋतु परिवर्तन के लिए सबसे पहले तो ये जान लें कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो उसी परिक्रमण गति के कारण ही विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। 4 अवस्थाएं बनती हैं जिन्हें ऋतु परिवर्तन या 4 ऋतुएं कहा जाता है। तो सबसे पहले ऋतु परिवर्तन पर देखते हैं। तो ऋतु परिवर्तन क्या है, कैसे होता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर ही पृथ्वी विभिन्न अवस्थाओं में भ्रमण करती रहती है। और ये भ्रमण जो इस अवस्था में करती है तो हर वक्त उसका कोई ना कोई एक ध्रुव इसकी ओर झुका होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, तो ये अवस्थाएं बनेगी। तो अब देखिए, इस इस समय क्या है कि सबसे पहले सूर्य जो होगा, सूर्य की किरण जो है 21 मार्च को 21 मार्च को उसके विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो इस समय जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इस समय पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बराबर प्रकाश पहुंचता है सूर्य का। और बराबर प्रकाश पहुंचने की वजह से यहाँ पर विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। अब जब 12 घंटे की और 12 घंटे की रात्रि होती है, तो इस समय सबसे पहले सीधी लंबवत किरणें यहाँ पर पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। तो जब विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से सूर्य की किरणें क्या होंगी, यहाँ पर गर्मी उत्पन्न करेंगी। और जब गर्मी उत्पन्न करेंगी तो इस समय यहाँ पर क्या होगा, ग्रीष्म काल की आने की शुरुआत होगी। तो अब ग्रीष्म काल के आने की शुरुआत को हम क्या कहते हैं, बसंत ऋतु उत्तर में। इस समय बसंत ऋतु की शुरुआत होगी। और दक्षिणी गोलार्ध पर इस समय
और दक्षिणी गोलार्ध पर इस समय शरद ऋतु का आगमन होगा। शरद, ठीक। तो अब देखिए, जब शरद ऋतु का आगमन होगा यहाँ पर, अब देखिए जैसे-जैसे ये सूर्य पहुँचेगा 21 जून को, तो 21 जून तक आते-आते सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पहुँच जाता है। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत अपनी किरणें डालेगा, तो इसी समय को कहते हैं कर्क संक्रांति। और कर्क संक्रांति कहते हैं तो इस समय क्यों आता है कर्क संक्रांति? इस समय जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत जब पड़ रही थी, वहां से क्या है, कर्क तक पहुंचते पहुंचते ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध की ओर चढ़ने लगा था। तो इस वजह से इस अवस्था को क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण भी कहा जाता है। तो जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, तो इस समय सूर्य का उत्तरायण होगा तो इसे ग्रीष्म काल का आगमन होगा। तो ग्रीष्म काल का आगमन होगा तो इस समय क्या होगा, इसे कहेंगे ग्रीष्म अयनात। इसी को ग्रीष्म अयनात भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग देखिए उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और हम लोगों से पूछा जा रहा है इस समय कौन-सी अवस्था आएगी? तो हम लोग अपने जहाँ पर रह रहे हैं, जिस गोलार्ध में रह रहे हैं, तो उस अवस्था के बारे में बताएँगे, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, इस समय ग्रीष्म अयनात होगा। और ग्रीष्म अयनात होगा, इसी को ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं और इसी को कर्क संक्रांति भी कहते हैं। तो ये कब होगा? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी 21 जून। तो ये हमने जून की स्थिति बता दी। अब फिर क्या होगा? कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। अब वो फिर दक्षिण की ओर चलने लगेगा। यानी कि अब जो कर्क रेखा पर जो 23.5 डिग्री पर लंबवत चमक रहा था, अब वो पुनः विषुवत रेखा की ओर भ्रमण करने लगेगा, यानी कि उधर घूमने लगेगा। तो इस समय इसकी किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, और वो पड़ेंगी 23 सितंबर। जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ेंगी विषुवत रेखा पर, तो इस समय क्या है, दिन और रात्रि की अवधि बराबर। अब देखते हैं कि इस समय दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, और बसंत ऋतु के बाद, अच्छा हाँ, यहाँ पर आता है ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु 23 सितंबर के बाद पुनः कर्क संक्रांत, कर्क रेखा से कहा विषुवत रेखा पर आ गया। यानी कि अब क्या है, जब ग्रीष्म ऋतु जाती है तो ग्रीष्म ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, तो यहाँ पर शरद ऋतु आएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु आ जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर जब 3 महीने होंगे, तो 3 महीने के बाद यही दक्षिण की ओर चलने लगेगा। 23 सितंबर के बाद दक्षिण की ओर चलने लगेगा, और दक्षिण में पहुंचते पहुंचते ये मकर रेखा पर लंबवत पहुंचे, और जब मकर रेखा पर लंबवत पहुंचेगा तो इसे मकर संक्रांति कहेंगे। और मकर संक्रांति को और किस किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि मकर संक्रांति पर दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं आएगी, और सूर्य की किरणें कम मात्रा में पहुंचने की वजह से यहाँ पर शीत काल की स्थिति बनेगी। तो इसे उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात भी कहते हैं, या इसी को शीत
संक्रांति भी कहते हैं। तो ये मकर संक्रांति और ये कब पड़ती है? 22 दिसंबर। अब देखिए यहाँ पर ये इस मकर संक्रांति के पश्चात होता क्या है? जब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन था और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन था। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा दिन था, इसके बाद दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होने लगेगा, तो यानी कि अब ये उत्तरायण तक पहुँचते मतलब वहाँ तक विषुवत रेखा तक पहुँचते-पहुँचते इसे 3 महीने लग जाएँगे और इस समय ऋतु में क्या परिवर्तन होगा? शरद ऋतु जाने वाली होगी और शरद ऋतु के जाने के बाद यहाँ पर शीत ऋतु आएगी। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु हो। तो इस तरह से ऋतु के परिवर्तन के बारे में जान लिए कि मतलब जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो वो 2 स्थितियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर और 20 मार्च 21 मार्च को जब विषुवत रेखा पर चमक रहा है तो इस समय गर्मियों के आगमन की शुरुआत होती है और गर्मियों का आगमन की शुरुआत होती है तो उसे बसंत ऋतु कहते हैं और जैसे ही गर्मी पूर्ण रूप से आ चुकी होती है यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकने लगती हैं तो यहाँ पर क्या है उत्तरी गोलार्ध में दिन की पर्याप्त मात्रा बढ़ जाती है यानी कि दिन की मात्रा जो है अवधि बढ़ जाती है सब सर्वाधिक अवधि यहीं पर होती है और सर्वाधिक अवधि होने की वजह से क्या है इस समय कर्क संक्रांति पर दिन सबसे बड़ा होता है दिन सबसे बड़ा जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात्रि कैसी होगी यहाँ पर रात्रि सबसे छोटी होगी कहां पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में ये 21 जून को है तो अब इस समय अगर यहां पर ये स्थिति होगी तो मकर संक्रांति पर या मकर रेखा पर क्या होगा तो जो मकर रेखा पर होगा इस समय दिन जो होगा सबसे छोटा होगा और रात्रि सबसे बड़ी होगी लेकिन अब यही सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर ना पड़ करके कहां पड़ रही हैं मकर रेखा जब मकर रेखा पर पड़ेंगी तब क्या स्थिति बनेगी तो यहां पर इस समय दिन की अवधि दिन सबसे बड़ा होगा और रात्रि सबसे छोटी होगी सीधी सी बात है कि जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो रात्रि सबसे छोटी होगी तो उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर दिन सबसे छोटा होगा और रात्रि सबसे बड़ी यानी कि जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के विरोधी है और दिन और रात्रि कब बराबर होते हैं जब यह सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है तो ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार आती है और यह अवधि है 21 मार्च और 23 सितंबर जब दिन और रात्रि की अवधि बराबर होती है अवधि बराबर 24 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे की का दिन आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है तो ये तो आपके परिक्रमण गति की वजह से 4 ऋतुओं का आगमन हो अब इनके बारे में इतना जान लिया अब इसके बाद अब एक आता है कि दिन और रात्रि बड़े और छोटे क्यों होते हैं और कैसे होते हैं इसके बारे में जान लें हाँ अब देखिए जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो
जब सूर्य विषुवत रेखा पर यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर विषुवत रेखा पर सूर्य की यहां पर है लंबवत चमक रहा है। अगर यहां पर लंबवत चमकेगा तो क्या होगा, यहां पर दिन 12 घंटे और रात्रि 12 घंटे की। अब दिन और रात्रि 12 घंटे की होगी तो ये तो स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखिए, यही सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो ये कब, 21 मार्च से यहां तक पहुंचने में 21 जून लग जाए। 21 जून, 21 जून को आकर के यहां पर क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी और चूंकि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है इस पर तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, क्योंकि यहां लंबवत है इसलिए आधे भाग पर प्रकाश पड़ेगा, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर यहां पर भी आपका प्रकाश पड़ेगा। ये दो बिंदु। अब यहां पर जब सूर्य की यहां पर दिन होगा तो यहां पर रात्रि होगी। अब यहां पर समझ आता है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक ये दिन रहता है और 6 महीने तक रात्रि रहती है। लेकिन 21 जून के बाद ये फिर सूर्य क्या है, दक्षिण की ओर जाता है और 23 सितंबर को विषुवत व्रत पर आ जाता है। तो ये 3-3 6 महीने की अवधि हो गई और इस 6 महीने की अवधि में यहाँ पर दिन और रात्रि के बारे में बता दिया कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहेगा। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह रात्रि होगी। अब देखिए, अब जब 6 माह दिन होगा 6 माह रात्रि होगी तो इसका अब देखिए, अगर कोई कहे 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या होगा कि दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा और सॉरी, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में 6 माह का दिन है तो वहां पर 6 माह की रात्रि होगी, और अगर यहाँ 6 माह की रात्रि है तो वहां पर 6 माह का दिन होगा। अब देखिए, ऐसे ही स्थिति यहाँ इसके बारे में बनती है और इसके बारे में बनती है तो ये क्या है, 23 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होगा, जब 23 सितंबर से यहां तक आएगा तो 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर से फिर यहां पर जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च, तो इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में 6 माह का दिन होगा और 6 माह की रात्रि। ये इस इस अवधि के बारे में बताया गया। तो बस ये याद रखें, जब यहाँ 6 माह का दिन होगा तो यहाँ 6 माह की रात्रि होगी, और जब यहाँ 6 माह की रात्रि होगी तो यहाँ 6 माह का दिन होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि 21 मार्च से 21 जून तक उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो यहाँ पर इस 21 मार्च से 23 सितंबर तक
यहाँ पर 6 माह का दिन होगा यानी कि 21 जून तक पहुँचेंगे, तो सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पर और इसी तरह से अगर यहाँ पर डेट देख ली जाए 23 सितंबर से 21 मार्च, तो ये आपके दिन और रात्रि के बड़े और छोटे होने के बारे में बता दिया गया, ठीक? और सूर्य की किरणें जहाँ पर लंबवत पड़ेंगी, वहाँ पर दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लें कि आखिरकार किसी भी पिंड का भार कहाँ पर ज़्यादा पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा भार होता है कि आपके ध्रुवों पर? जब पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर घूमती है, तो जब घूमेगी तो उस पर अब अपकेंद्री बल भी काम करता है और अपकेंद्री बल सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर काम करेगा। जब अपकेंद्री बल सर्वाधिक होगा, तो क्या होगा? वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी हो जाएगी। जब गुरुत्वाकर्षण बल जब कम हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? पिंड का भार न्यूनतम होगा और कहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा? वो ध्रुवों पर। जब जहाँ पर ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होगा, तो वहाँ पिंड का भार ज़्यादा होगा। यहाँ पर पिंड का भार सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर पिंड का भार न्यूनतम। अब न्यूनतम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होता है, तो ये भार न्यूनतम होता है। अब एक बात और आती है कि यानी कि अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पिंड के भार में वृद्धि होती है कि कमी होती है? तो अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, किसी भी पिंड या वस्तु के भार में सदैव वृद्धि होगी और अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, तो उसके भार में कमी आएगी। अब एक पॉइंट और बनता है कि विषुवत रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा है। इसकी परिमाप लगभग कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी परिमाप है। 40,000 90 किलोमीटर लगभग आती है, तो 40,000 प्लस मान के याद रखिए। अब देखिए कि आखिरकार कौन सी ऐसी अक्षांशीय रेखा है जो विषुवत रेखा की आधी होती है? तो 60 डिग्री देशांतर रेखा, 60 डिग्री अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय व्रत विषुवत रेखा की आधी होती है। विषुवत रेखा की आधी होती है। तो ये याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं और जो भी है इसके एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन को किया जा सकता है। धन्यवाद।